हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसी केस स्टडी, एक ऐसी प्रोफाइल कनाडा स्टडी वीज़ा की जिसको सुनकर आप खुश भी होंगे और हैरान भी होंगे। कनेडियन एम्बेसी है तो सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सब कुछ पॉसिबल है। आज की इस प्रोफाइल के हमारे हीरो हैं मिस्टर प्रतीक, जिनसे मैं आपकी बात कराऊंगा इसी वीडियो में लाइव कॉल पे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो कनाडा स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, मगर उम्मीद छोड़ चुके हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पड़ी हैं, मगर उम्मीद नहीं है। मगर मिस्टर प्रतीक ने वो करके दिखाया है जो हर कोई सोचने से भी डरता है। आज मैं आपके साथ मिस्टर प्रतीक की बात करवाऊंगा, मगर मैं पहले थोड़ा सा आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का वीज़ा उनको मिला है। स्टडी परमिट पे उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। 24 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1997 में उन्होंने मास्टर डिग्री यानी कि एमकॉम किया था। उसके बाद 24 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 24 साल का एक बच्चा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, 20-21 साल का। 24 साल का तो सिर्फ उनका एक्सपीरियंस है। 49 ईयर ओल्ड यानी कि लगभग 50 ईयर की एज में उन्होंने स्टडी वीज़ा की फाइल लॉन्च करने का एक प्रयास किया, एक जतन किया। 49 ईयर ओल्ड यानी कि लगभग 50 साल में जाकर उन्होंने सोचा कि मुझे स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करनी चाहिए और एडमिशन लिया। 2 ईयर पीजी डिप्लोमा में उन्होंने एडमिशन लिया। उनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे मिस्टर प्रतीक, आज की इस प्रोफाइल के हमारे हीरो, जो इसी वीडियो में हमारे साथ लाइव कॉल पे हैं। आगे उनका पूरा वीडियो देखिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताएंगे। एमकॉम किया था उन्होंने 1997 में। 1997 में एमकॉम किया। उसके बाद 24 साल का एक्सपीरियंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि उनका 24 साल का एक्सपीरियंस था, अच्छी कंपनियों में था और पूरी सैलरी उनके अकाउंट में थी, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे। उसके बाद 49 ईयर ओल्ड में उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, जो हिस्ट्री बना है आज तक की हिस्ट्री में, कनेडियन एम्बेसी की, इंडिया की हिस्ट्री में 49 साल की एज में किसी को भी वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ पीजी डिप्लोमा के लिए मास्टर डिग्री करने के बाद। पूरी रिसर्च मैंने की है, आप भी सर्च करना। अगर ऐसी कोई प्रोफाइल आपके माइंड में भी हो, नीचे जरूर बताइए कि इस पर्सन को हुआ था। मिस्टर प्रतीक को लोग याद रखेंगे इस चीज़ के लिए कि 49 ईयर ओल्ड में एज में उनको वीज़ा मिला था। अल्गोमा यूनिवर्सिटी में 2 साल का प्रोग्राम सेंट मेरी कैंपस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उन्होंने अप्लाई किया। 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट वीज़ा के लिए उनकी फाइल लगी थी, वीज़ा ग्रांट हुआ। और जहाँ पर भी आप देखें, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे बच्चे फ्रेश पास आउट होते हैं, एसजीएस कैटेगरी में भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। आप देखिए कि 24 साल में 49 एज में वीज़ा ग्रांट हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इस रिकॉर्ड में, इस हिस्ट्री में हमारा नाम, वी पॉइंट का नाम आया है। इसी वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट आप मिस्टर प्रतीक से बात करवा रहा हूँ लाइव कॉल पे, उसको देखिए और उसके बाद अपने व्यूज़ आप नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के मेन टेक के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि कैनेडियन एम्बेसी कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देती है कभी कभी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा जिनका रिजल्ट मुझे भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगा, मगर उन्होंने जो उस पर हार्ड वर्क किया, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे रिसर्च किया, उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद उनका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आना ही था। आज मेरे साथ हैं प्रतीक सर, जो कि 24 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ जिन्होंने अपना स्टडी वीजा लगवाया और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। मेन टेक 2022 के लिए, सॉरी 2022 के लिए, और उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो अल्गोमा यूनिवर्सिटी, उसमें 2 ईयर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उनका कोर्स है। आज हम प्रतीक सर से बात करेंगे कि जब वो वीजा फाइल अपनी प्रोसेस कर रहे थे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रतीक सर को। हेलो प्रतीक सर। हेलो सर। हेलो अमन सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा सर, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपको वीजा मिला है, स्टडी वीजा। और अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है सर? थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके गाइडेंस नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम तक पहुंच पाता। सो अ बिग थैंक यू टू यू। और मेरे मन में यही चल रहा है कि बहुत चीजें आई थी, बहुत कि क्या करना है आगे, पर उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, जो कि एक
वीसा का आउटकम था। जी तो जी वो जी। पॉजिटिव आने से बाकी सारे जो थॉट्स थे जो चल रहे थे, अब वो सच होने जा रहे हैं। तो जी। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, यही कह सकता हूँ मैं। इसके साथ प्रतीक सर, जो आपने अपनी फाइल पे रिसर्च करना शुरू किया, तो आपके माइंड में पीआर का आइडिया भी रहा होगा कि पीआर हम ले सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ वर्क परमिट का आइडिया भी रहा होगा, स्टडी परमिट के बारे में भी आपने सोचा होगा। तो लास्ट में आपने स्टडी परमिट को ही फाइनल क्यों किया? मतलब आपके बहुत सारे कंसल्टेंट से आपने बात भी किया होगा, बहुत सारा डिमोटिवेशन भी आपको वहां से मिला होगा कि स्टडी वीजा आपका नहीं आ सकता। तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे स्टडी वीजा में जाना चाहिए? कैसे मतलब आपने ये डिसाइड किया? जरूर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने इनिशियली स्टडी वीसा तो दिमाग में भी नहीं आया था और ना मुझे इसके बारे में पता था। सबसे पहले मैंने पीआर के लिए ट्राई करना शुरू किया, और 2 साल की मेहनत के बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और एक्सप्रेस एंट्री पूल में गया, तो जस्ट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज मेरे को पता चला कि अब मेरे एज के पॉइंट 0 हो गए हैं, तो मैं एक्सप्रेस एंट्री पूल के बाहर हो गया हूँ। जी। तो एक तरीके से सारे दरवाजे बंद हो गए थे। तब मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने गाइड किया कि ये भी एक तरीका है जिससे कि आप फ्यूचर में पीआर ले सकते हैं। तो इस जी तरीके से मैं यहाँ पर पहुंचा। और जो आपने बात कही है वो भी एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जिन थोड़े मैंने बहुत ज्यादा कंसल्टेंट से तो बात नहीं की, पर जी डेफिनेटली फ्यू ऑफ देम दे सेड कि आपका ये नहीं हो सकता है, आप एलएमआई ट्राई कर सकते हैं। जी जी जो जी। कि मेरी बिल्कुल ना तो इच्छा थी, ना मेरे पे इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी थी। तो हम्म। मैं फाइनली मतलब रिसर्च करना शुरू किया, और यूट्यूब बहुत ही हेल्पफुल रहा। और मुझे जी कुछ लोगों के वीडियोस देखने को मिले जिसमें कि जो किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं गए थे, पर एक 40+ एज में उन्होंने वीसा हासिल किया था। तो एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था कि ऐसा हो सकता है, इट इज जी नॉट इम्पॉसिबल। जी जी जी। और आईएलटीएस पे मेहनत की, बहुत कुछ किया। पहले 2 बार आईएलटीएस जनरल दिया था पीआर के लिए, तो तीसरी बार आईएलटीएस एकेडमिक दिया। और इस तरीके से फाइनली फिर डिसाइड किया कि अ, इसके लिए स्टडी वीसा के लिए जाना है। तो तो इसमें थोड़ा सा मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रतीक सर खुद ही आपको बता देंगे कि उनकी प्रोफाइल कैसी थी। थोड़ा सा प्रतीक सर आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं मार्केट में जो एलिजिबल भी होते हैं, जो आइल्स भी कर सकते हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी स्टडी होती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद खत्म हो जाती है। जहाँ कुछ लोग सोचते ही नहीं इस बारे में, जहाँ उनके माइंड में चलता रहता है कि जो मेरा टाइम था वो निकल चुका है, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आए हैं सर। और आपकी इस केस स्टडी के साथ मैं उन लोगों में जो उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी है उसको वापस जगाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी प्रोफाइल के बारे में जरूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए सर। जरूर सर, मैं जरूर शेयर करूंगा अपनी प्रोफाइल के बारे में। आप सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चाहे मेरा स्टडी गैप कितना भी बड़ा रहा हो, पर मेरा एजुकेशन रिकॉर्ड क्लीन था, और जी। शायद ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन था। ओके। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा जी। ये कि मैं आईटी फील्ड में हूँ, तो मेरा पूरा आईटी का एक्सपीरियंस था। तो ओके। इनिशियली तो यही दिमाग में आया जब फर्स्ट जो थॉट आई कि एक कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ कोर्स करेंगे तो अ, मिल जाएगा, वीसा भी मिल जाएगा और पीआर भी जी मिल जाएगा। बट जी जी फाइनली काफी लोगों से बात करके, कंसल्टेंट से, ये रियलाइज हुआ कि आईटी फील्ड में तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लेवल पे रीच कर चुका हूँ कि जी जहां पर मास्टर्स के लिए तो वो नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज नहीं बिलीव जी करेंगे, चाहे मैं कोई भी स्टोरी दे दूं। जी जी तो जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट was perhaps the only choice where I can prove that I can have the natural progression of studies. तो जी। इसलिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड की तरफ आया। पर हम्म। उसके साथ में फिर इसके बहुत चीजें थी, बहुत मतलब उसके स्मॉल पॉइंट्स थे जो नहीं पता थे। जैसे जी कि एप्लीकेशन कैसे लगाना है, किस तरह जी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फाइनेंशियल कैसे, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी कैसे शो करनी है। जी और डेफिनेटली मैंने आईएलटीएस का स्कोर लेने के बाद शुरू किया। तो मेरा अच्छा आईएलटीएस स्कोर था। मैं अपना मतलब बैंड तो रिवील नहीं करना चाहूंगा, उसका भी एक विशेष रीजन है
कि ओके लोग सोचते हैं IELTS इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू गेट वीसा, बट ऐसा नहीं है। वो एक पूरे जी प्रोफाइल का एक जस्ट एक पार्ट है। तो जी जी IELTS स्कोर बना के किसी को फॉल्स होप देना या किसी को डिस्करेज करना, दोनों ही चीज मैं नहीं चाहता हूँ। बट जी डेफिनेटली मेरे 7 के ऊपर थे बैंड, ओके तो इतना मैं बता सकता हूँ। जी तो IELTS था पर बाकी नॉलेज जीरो थी। तो धीरे धीरे यूट्यूब पे बहुत कुछ देखा, उससे कुछ नॉलेज गेन की। ये तो पता चला कि 2 साल का कोर्स है, वो ज्यादा चांस है वीसा सक्सेस के लिए, जी प्लस यूनिवर्सिटी कैटेगरी। और फाइनली मतलब इन सब क्राइटेरिया को लेके आपके पास आए। जी आपके जो वीडियोस देखे उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिली मुझे देख के। मतलब कई वीडियोस तो कई कई बार देखे मैंने, जी आपके भी देखे और कुछ और वीडियोस भी देखे। बट ओवरऑल इससे मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज इंक्रीज हुई, जिससे कि समझ में आया कि क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। और हमें अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में नहीं चलना है, हमें वीसा ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जी और फाइनली SOP एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। और आपने मतलब मेरे SOP को कितनी बार रिव्यू किया, मेरे को हेल्प किया, गाइडेंस। तो जी बेसिकली मुझे लगता है ये कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि मैं ठीक तरीके से अपनी थॉट्स एक्सप्लेन कर सका। और क्योंकि मेरी ये ओरिजिनल थॉट्स थी, जी मेरे को SOP मैंने अपने आप ही लिखा था, और अपनी जो मतलब अ, जो मेरी सोच थी वो उसमें दर्शित की थी। पर उसको स्ट्रीमलाइन करने में जो आपने मदद की, उससे मेरे को लगता है कि एक क्लियर एंड रिफाइंड मैसेज गया जी अब वीसा ऑफिसर के लिए। तो मुझे जी लगता है कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर था। प्लस जो बाकी फाइनेंशियल थे उन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, CA रिपोर्ट प्लस बैंक स्टेटमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो। और अरेंजमेंट में एक्चुअली मैंने तो आपसे बता ही दिया था कि मेरे से ये सब हो नहीं सकता, मतलब मैं इतना जी एक्सपर्ट नहीं हूँ डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट में। तो आपकी टीम ने जो इतना उसके ऊपर हार्ड वर्क किया और जी प्रॉपरली उनको अरेंज किया सब चीज को, और क्लियरली एक कॉन्साइज फॉर्म में प्रॉपर मैसेज गया कि क्या प्रोफाइल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट के। तो मुझे लगता है यही फैक्टर्स थे जो कि हेल्पफुल रहे पॉजिटिव आउटकम के लिए। जी थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि प्रतीक जी का 2 ईयर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है गोमा यूनिवर्सिटी में। और मैंने जो रिसर्च किया है 24 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद, जो इंडिया की पहली प्रोफाइल है जिसमें इंडिया में 24 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मास्टर डिग्री के बाद PG डिप्लोमा में कोई भी सिंगल वीजा आया हो। मे भी प्रतीक जी आपने भी रिसर्च किया होगा इस पे। तो जितने नहीं भी सर, व्यूअर्स मैंने नहीं किया। हैं, आपने नहीं किया नहीं तो मैं नहीं। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी कहूंगा कि आप भी रिसर्च करिए कि इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि प्रतीक जी का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मतलब बहुत परफेक्ट एक्सपीरियंस था। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में इनका एक्सपीरियंस था और पूरी की पूरी सैलरी जितना भी इनका एक्सपीरियंस था वो इनके अकाउंट में थी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आपका एक्सपीरियंस है एक अच्छा खासा, और उसमें आपका 50% से ज्यादा भी अगर सैलरी आपके अकाउंट में है तो भी आपके चांसेस काफी हद तक पॉजिटिव रहते हैं। मगर उन लोगों के लिए थोड़ा चैलेंज बन जाता है जिनका एक्सपीरियंस होता है मगर सैलरी अकाउंट में नहीं होती, जहाँ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका मतलब इतना ज्यादा रेपुटेशन अच्छा नहीं होता। तो प्रतीक जी की फाइल में ये भी बहुत पॉजिटिव चीज लगी मुझे, जिसके कारण मुझे कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि प्रतीक सर को वीजा नहीं मिलेगा। इवन प्रतीक सर जब भी मेरे से बात करते तो कभी भी ये नेगेटिव जहाँ कुछ भी ऐसा सोचते तो मैं इनको एक ही चीज बोलता, सर पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए, आपको वीजा ही आएगा। क्यों प्रतीक जी? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी मैंने ये कहा कि यार मतलब, और ये बात मुझे अभी पहली बार पता चली है, मैंने यही सोचता था कि ऐसे वीसा आते होंगे मतलब। जी जी अभी जी आपके थ्रू ही मुझे पता चला है कि ये रेयर है। जी तो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि ऐसा इतनी बड़ी बात है ये। जी पर जी आपने हमेशा यही कहा कि पॉजिटिव मैसेज दिया कि आप ये सोचो ही मत कि नेगेटिव रिजल्ट होगा, बट वर्क टुवर्ड्स इट परफेक्टली एंड जस्ट वेट फॉर द आउटकम। जी तो मेरे को भी आपके ही फेथ के ऊपर भरोसा था कि जी। कुछ पॉजिटिव आएगा, और वही हुआ। तो लास्ट में मैं प्रतीक जी चाहूंगा कि आपको जो वी पॉइंट के साथ जुड़ने के बाद हमारी सर्विसेज या हमारी टीम का बिहेवियर, जो भी आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा, आप उसके बारे में भी हमारे व्यूज को बताइए, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं और आपने मे बी एक बार भी ऑफिस में विजिट नहीं किया।
और ना ही आपने मुझे फेस टू फेस कभी मिले हैं आप, जहाँ हमारी टीम से मिले हैं। तो आपको ट्रस्ट कैसे आया कि हमें आपसे हमारे साथ आपको प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए? तो उसके बारे में भी आप अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करिए। मैंने सबसे पहले आपके वीडियोस देखे, तो वीडियो देख के मुझे लगा कि कांटेक्ट करूं, तो आपकी टीम से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बिना डिले किए आपसे बात करा दी। तो ट्रस्ट वहीं से आया जब आपसे बात की, और आपने बोला कि कुछ चीजें पहली बार होती हैं। मैंने कहा कि ऐसे पहले कितने प्रेसिडेंट हैं, तो उससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट आया। और वर्चुअली सपोर्ट करने की कोई दिक्कत तो आई नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे या शेयरिंग है, वो सब आराम से हो गया। मेरे को ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और टीम ने पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट कई जगह उन्होंने अपने सजेशंस दिए कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, क्या लगाना है। तो उसमें उन्होंने मतलब सिर्फ एक रूटीन वर्क की तरह नहीं, पर अपना मतलब दे गेव देयर 100%। तो इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यही मैं कह सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अदर स्टेट से जो कैंडिडेट होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि अगर वीजा आ जाएगा तो बायोमेट्रिक के लिए प्रॉब्लम आएगा, जहाँ वीजा स्टैंपिंग के बाद वीजा लेने आना पड़ेगा। तो वो भी मैं जहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, प्रतीक जी भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ऐसे जो सर्विसेज होते हैं, जो भी आपके नियर बाय बीएफएस सेंटर होते हैं, वहां से पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको विजिट करने की जरूरत नहीं होती। प्रतीक जी, आपका जो बायोमेट्रिक का था, जहाँ पासपोर्ट स्टैंपिंग का था, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगा कि आपने अगर अदर स्टेट से अपना वीजा प्रोसेस करवाया तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आई? जैसे अगर आप लोकल करवाते तो उसमें कोई बेनिफिट आपको मिलता इससे ज्यादा? नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत ही स्मूथ हुआ, बायोमेट्रिक भी और वीसा स्टैंपिंग भी। इट डिडंट टेक मच टाइम। 2 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट वापस भी आ गया था। तो मेरे को नहीं लगा कि कोई रिमोट सपोर्ट या लोकल सपोर्ट से कोई डिफरेंस होता है, मतलब किसी भी तरह का। लास्ट में मैं चाहूंगा कि प्रतीक जी, आप उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और जिनके माइंड में कनाडा स्टडी वीजा के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, कि जहाँ कनाडा पीआर के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, उनके लिए आप 2 शब्द जरूर बोलिए उनको मोटिवेट करने के लिए, कि अगर कोई ऐसा आपके आसपास जहाँ आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उनके लिए 2 शब्द जरूर बोलिए आप प्लीज। मैं यही कह सकता हूँ कि डोंट लूज होप, कीप द फेथ। आप ट्राई करिए। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा है, तो डेफिनेटली मैंने बहुत बार पढ़ा था कि कनाडा विल नॉट डिनाई यू वीसा जस्ट बिकॉज ऑफ योर एज और स्टडी गैप। पर वो जी, बात अब मैं कह सकता हूँ कि सच है। सच है। ये कोई एक कारण नहीं हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका स्टडी वीसा डिनाई होगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अप्लाई करिए, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। लास्ट में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रतीक जी, कि आपने समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो हमने आपका केस स्टडी शेयर किया है। और मे इनटेक में मैंने ऐसी प्रोफाइल्स पे भी रिफ्यूजल देखे हैं जो फ्रेश पास आउट हैं, 6 ईच के साथ एसटीएस में फाइल्स गई हुई हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आपकी प्रोफाइल में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर्स को वीजा देना पड़ा। और ऐसे बच्चों को भी निराश नहीं होना चाहिए जिनको रिफ्यूजल आता है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट जो बात किया, 7 टाइम रिफ्यूजल के बाद एक बच्चे को भी दोबारा से वीजा आया। ऐसे बच्चे हैं जो एक बार या 2 बार रिफ्यूजल के बाद ऐसे कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं जहां पर उनको प्रोसेसिंग रूम में ही बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है, और सेकंड उनको गाइड किया जाता है कि आप यूके चले जाइए, आप अदर किसी कंट्री में जाइए, अभी तो कनाडा आपका नहीं होगा। थोड़ा सा सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए। कोई भी एप्लीकेंट है, सिर्फ हमारे से मैं नहीं कहूंगा, आप कम से कम 10-12 कंसल्टेंट से बात करिए, क्योंकि आपका बहुत जो पैसा है बड़ी मेहनत से कमाया हुआ आपके पेरेंट्स ने, आपने खुद ने, और आपका टाइम और आपकी प्रोफाइल बहुत मायने रखती है। उस पर अगर बार बार रिफ्यूजल आएगा, हो सकता है कि उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए वीजा ऑफिसर के सामने कि उसके बाद उस प्रोफाइल पे वीजा लेना नामुमकिन हो जाए। तो जब भी आपने अप्लाई करना है, बहुत सोच समझ कर किसी से भी अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है, मगर जो डिसीजन लेना है आप खुद सोचिए कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उस पर
क्या ये प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि कंसल्टेंट अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा होता है और आपने अपनी प्रोफाइल के पे जो प्रोसेस हो रहा है वो अपने अकॉर्डिंग सोचना है। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस हमारे वीडियो कॉल में आए और हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया और उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आपके मन में कुछ ना कुछ करने की चाह तो। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमन थैंक सर। यू सर, बहुत अच्छी। उम्मीद करता हूँ ये लाइव कॉल आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिस्टर प्रतीक का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें शेयर कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल पे क्या ऑप्शंस मिल सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जेन्युइन एडवाइस हमारी तरफ से दी जाएगी। आपका कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस हमारी टीम की तरफ से नहीं लिया जाता। फिर चाहे आपकी प्रोफाइल फ्रेश फाइल है, फिर चाहे एक रिफ्यूज़ल फाइल है, किसी भी प्रोफाइल से कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस स्टडी वीज़ा पे हम नहीं लेते। ऑनलाइन सर्विस है, पैन इंडिया में आप किसी भी स्टेट में हैं, आपका पूरा प्रोसेस, जैसे प्रतीक जी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ वैसे ही आपका प्रोसेस भी ऑनलाइन हो सकता है। अगर आप ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, बठिंडा और अबोहर दोनों ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।